गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। यहाँ हम सीखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस। मैं हूँ बीरबल बघेल। आज का मेरा टॉपिक है कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान कैसे बनाते हैं और कंट्रोल प्लान का कैसे यूज़ करते हैं। QMC क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान की एक्टिविटी, किस तरीके से कंट्रोल प्लान को बनाया जाता है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल प्लान को बनाना सीखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि कंट्रोल प्लान को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि हम कंट्रोल प्लान की समस्या से निपट सकें। हमारा बॉस हमसे बोल देता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ जाती है पीपीएफ बना के दो, तो पीपीएफ के अंदर कंट्रोल प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना कंट्रोल प्लान के पीपीएफ का कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल प्लान का मतलब होता है हम पार्ट को किस तरीके से बनाते हैं। कंट्रोल प्लान से ही पता चलता है हम किस तरीके किस मोड से पार्ट को प्रक्रिया में लेते हैं, किस किस एक्टिविटी से निकलते हैं। तो कंट्रोल प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पीपीएफ के अंदर। तो कंट्रोल प्लान बनाने से हमें पार्ट के कंट्रोल डिफाइन हो जाते हैं और पार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान का डेवलप क्यों करते हैं, कंट्रोल प्लान कैसे विकसित करें, कंट्रोल लेवल ऑफ कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान के कितने लेवल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोसेस के प्रत्येक चरण में आवश्यक प्रक्रियाओं जैसे मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक या मॉनिटरिंग ऑफ पैरामीटर्स का वर्णन करता है ताकि प्रोसेस आउटपुट पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं को अनुरूप हो। यानी कि कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें प्रोसेस के पैरामीटर, प्रोडक्ट पैरामीटर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, किस बंदे के द्वारा होगा, कौन से बंदे यूज होंगे, किस किस डिपार्टमेंट के बंदे यूज होंगे। कंट्रोल प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सब तरीके की नॉलेज हो, सब तरीके की उसमें प्रक्रिया ऐड की जाती है, सब तरीके की वर्णन किया जाता है। तो कंट्रोल प्लान बनाने के लिए हमें प्रोसेस पैरामीटर्स और प्रोडक्ट पैरामीटर पार्ट के अंदर हमें किस किस प्रोसेस में हमें क्या क्या चेक करना है, यह हमें डिफाइन किया जाता है, यह हमें ऑब्जर्व किया जाता है, यह हमें लिखा जाता है कि देखा कि क्या हमें किस प्रोसेस में किस तरीके से हम बनाया जाएगा कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान का डेवलप क्यों करें। कंट्रोल प्लान मेथोडोलॉजी का विकास और कार्यान्वयन एक कई लाभ हैं। कंट्रोल प्लान का उपयोग प्रक्रिया में वेस्टेज को कम करने या खत्म करने में मदद करता है। दोस्तों वेस्टेज को खत्म कैसे कर सकते हैं, अगर हम कंट्रोल प्लान में पहले से ही हमें पता चल जाएगा, हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे कि इस प्रोसेस के अंदर हमें ये साइज चेक करने होंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से चेक करने होंगे, इस फ्रीक्वेंसी में चेक करने होंगे ताकि हमारे पार्ट का रिजेक्शन ना हो। पार्ट को रिजेक्शन कम करेंगे तो हमारी वेस्टेज बच जाएगी। हमें पता चल जाएगा किस साइज में कितना हमें रॉ मटेरियल खरीदना है तो हमारा कितना वेस्टेज होना है, क्या हमें उसके अनुसार अगले प्रोसेस के अनुसार क्या साइज मेंटेन करना है ताकि स्क्रैप और अदर वेस्टेज कम हो। उसमें व्यवसाय को आज हर जगह कचरे को कम करना चाहिए। व्यवसाय में हमें हर कचरे को कम करने के लिए कंट्रोल प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कंट्रोल प्लान को ध्यान पूर्वक अगर हम बनाएंगे, सारे डिपार्टमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन अगर मिलके कंट्रोल प्लान को बनाएंगे तो हम कचरे को खत्म कर सकते हैं, स्क्रैप भी कम होगा। कंट्रोल प्लान एक प्रक्रिया विविधता के स्रोतों की पहचान करके उनकी निगरानी के लिए नियंत्रण स्थापित करें, प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार करती है। प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार का मतलब है कि हम कंट्रोल प्लान बनाते टाइम हमें ध्यान रखा जाता है कि हम क्या क्या डायमेंशन को चेक करेंगे, किस प्रोसेस में
ताकि हमारा अगला प्रोसेस में पार्ट्स रिजेक्शन कम हो। हम फ्रीक्वेंसी को भी लिखते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी में पार्ट को चेक किया जाता है, ताकि कंट्रोल प्लान में प्रॉब्लम ऑब्जर्व ना हो, बाद में पार्ट बनाते वक्त हमें वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व ना हो। कंट्रोल प्लान के बिहाफ पे हम प्रोसेस पैरामीटर्स यानी एसओपी डिफाइन करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हम पार्ट को किस किस ऑपरेशन में कितना कितना चेक करना है। तो हमें उससे अपनी डिफाइन हो जाता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप सुधार हो जाती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी उसमें डिफाइन कर देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में पार्ट को चेक करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे, इस गेज से चेक करेंगे, तो हम पहले से ही कंट्रोल लगा लेते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार आता है। कंट्रोल प्लान ग्राहक व्यवस्था और व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करती है। कंट्रोल प्लान सब हमारा जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, पीपैप के अंदर कंट्रोल प्लान को ही सबसे ज्यादा देखता है कि पार्ट को किस किस स्टेप से बनाया गया है, उसमें क्या क्या कंट्रोल रखे गए हैं। इसलिए कंट्रोल प्लान बहुत महत्वपूर्ण है कस्टमर के लिए भी। इसलिए बिना कंट्रोल प्लान के हम पीपैप को कंप्लीट नहीं कर सकते। कंट्रोल प्लान को स्टेप बाय स्टेप सीखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। आप स्क्रैप को कम कर सकते हैं, महंगे रिवर्क को खत्म कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने कंट्रोल प्लान में सही तरीके के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है, सही फ्रीक्वेंसी का साइज चेक करने का, तो हम रिवर्क को बचा सकते हैं। इसमें हमें टूलिंग को चेंज करने की फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन किया जाता है। हमें टूलिंग को रिपेयर कब किया जाना चाहिए, कितने पीसों बाद हमारी टूलिंग में डिफेक्ट जनरेट हो सकता है, इसमें हमें डिफाइन किया जाता है कि रिवर्क होने से बचा सके, हम स्क्रैप होने से बचा सके प्रोडक्ट को। दोषपूर्ण उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचने से रोक सकते हैं। अगर हमने कंट्रोल प्लान की तरीके से सही तरीके से प्रोडक्ट को बनाया, तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास बिना रिजेक्शन के जाएगा। दोषपूर्ण का मतलब है विदाउट रिजेक्टेड पार्ट कस्टमर को मिलेगा। जब स्क्रैप और रिवर्क कम हो जाते हैं, तो प्रक्रिया के थ्रूपुट को मूल रूप से बेहतर किया जाता है। जब स्क्रैप और रिवर्क कम हो गया, तो हमारा पार्ट बहुत अच्छा बन रहा है। विनिर्माण दक्षता में सुधार हुआ और अपनी कंपनी की निचली लाइन सकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। अगर हम सही तरीके से कंट्रोल प्लान का होगा, तो हमारी जो कंपनी है वो ग्रो करती है, हमारा रिजेक्शन रेट कम होता, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंट्रोल प्लान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर हम कंट्रोल प्लान का सही तरीके से बनाएं और कंट्रोल प्लान में सही तरीके से दिमाग लगाएं, तो हमारा प्रोडक्ट के अंदर रिजेक्शन और रिवर्क को रोक सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। जो कि कस्टमर बार बार हमसे कहता है हमारा पीपीएम जीरो होना चाहिए, ताकि कस्टमर प्रॉब्लम फेस ना करे। इसलिए कंट्रोल प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंट्रोल प्लान कैसे विकसित करें। कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए हमें सीएफटी टीम की जरूरत होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम में सारे डिपार्टमेंट के बंदे लिए जाते हैं। प्रोडक्शन से, क्वालिटी से, टूल रूम से, इंजीनियरिंग से, परचेज से, मार्केटिंग से, सभी डिपार्टमेंट के बंदों को सीएफटी कहते हैं। और उनको बिठा के हमें सीएफटी के साथ बैठ के हमें कंट्रोल प्लान को बनाना चाहिए, ताकि हम सभी स्टेप में परचेज से, मार्केटिंग से, टूल रूम से, प्रोडक्शन से सारे कंट्रोल को पकड़ सकें। कौन सी टूलिंग यूज होगी, किस तरीके का मशीन यूज होगी, किस तरीके के टूलिंग को यूज करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कौन सा गेज यूज होगा प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो सीएफटी टीम का बहुत जरूरी है कंट्रोल प्लान बनाने के लिए। कंट्रोल प्लान के बनाने के लिए हमें इनपुट चाहिए होते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का मतलब है हमारा पार्ट किस किस प्रोसेस से निकल के जाएगा, किस किस स्टेप से जाएगा। प्रोसेस का मतलब है रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है,
किस ग्रेड का परचेज करना, वो ड्राइंग के अनुसार पता चलता है हमें। कस्टमर हमें ड्राइंग देता है या हम इनबिल्ड अपना ड्राइंग बनाते हैं। तो प्रोसेस, रॉ मटेरियल, आगे शेयरिंग या एक्सट्रूडर, जिस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, अगर सीएनसी की मेथड का है तो हमें पार्ट का रॉड, जैसे सरिया आई, रॉ मटेरियल हो गया, रॉड्स आ गई, किस ग्रेड का आया, किस कंपनी का आया, जो रिक्वायरमेंट हमारी ड्राइंग में है उस तरीके से हम पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट हम सीएफटी टीम बैठ के डिफाइन करती है और प्रोसेस फ्लो डायग्राम को बनाती है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम टिप्पणी करेंगे और बात करेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को कंटिन्यू रखें और लाइक एंड शेयर करें। प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, जैसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, ऐसे ही प्रोसेस के फेलियर्स को हमें डिफाइन किया जाता है। प्रोडक्ट के और प्रोसेस के फेलियर्स को देखा जाता है, हमारे इस प्रोडक्ट में और प्रोसेस में क्या फेलियर्स आ सकते हैं। प्रोसेस के फेलियर्स को चेक किया जाता है, प्रोडक्ट के फेलियर को चेक किया जाता है। प्रोसेस के अंदर क्या क्या फेलियर्स आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फेलियर्स आते हैं, किस प्रोसेस के अंदर किस तरीके के फेलियर्स पैदा होते हैं, तो ये हमें प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस से पता चलता है। मैंने पहले ही एक वीडियो प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस पे बना रखी है, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा विद प्रैक्टिकल करके। आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि किस प्रोसेस के, किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आपको ज्यादा उपयोग हो सकती है या ज्यादा बनाने की जरूरत है। तो मैं जैसे रबड़ की, प्रेस की, सीएनसी की, प्लास्टिक की, सब तरीके के पार्ट की, सब तरीके के प्रोसेस के मैं प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस पीएफएम में आपके साथ वर्णन कर सकता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूं प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताएं प्रोसेस फेलियर मोड किस प्रोसेस का आपको चाहिए, किस प्रोसेस का मैं आपको बना के दूं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का मतलब है हमें ड्राइंग में दिए जाते, कस्टमर हमें देता है कि हमारी ये पॉइंट क्रिटिकल है, ये साइज क्रिटिकल है, या हमारा प्रोसेस भी क्रिटिकल हो सकता है, जिसकी वजह से जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, जिसपे स्पेशल कंट्रोल लगाने होते हैं, इसलिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को बनाया जाता है। लेसन लर्न फॉर सिमिलर पार्ट, हमने पीछे अगर इसके जैसा पार्ट बनाया है या इस पार्ट के अंदर जो जो प्रोसेस यूज होंगे उस पार्ट को हम, उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है या उस प्रॉब्लम से हमने कुछ सीखा है, लेसन लर्न फ्रॉम सिमिलर पार्ट। सिमिलर पार्ट, लेसन लर्न का मतलब होता है हमने पीछे इसके जैसे पार्ट से कुछ शिक्षा ली है, उस पार्ट के अंदर लेसन लर्न एक न्यू पार्ट डेवलपमेंट पार्ट का एक्टिविटी है। उसके अंदर हम लेसन लर्न को बनाए जाते हैं कि हमने पार्ट को बनाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करी और उससे हमने क्या क्या सीखा, यानी कि सीखा मतलब हमने उसमें क्या क्या कंट्रोल लगाए और क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए। तो हम इस पार्ट में उस लेसन लर्न को ध्यान रख के इस पार्ट के अंदर वो कंट्रोल्स को हम लगाएंगे। डिजाइन रिव्यू, कस्टमर ने जो हमें ड्राइंग दी है या हमने अपने डिजाइन बनी है उसको रिव्यू करेंगे, कि उसको रिव्यू करने के बाद हम कंट्रोल्स डिफाइन करेंगे। टीम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, टीम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस मतलब सीएफटी टीम, हम सीएफटी टीम बैठ के डिफाइन करती कि इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या क्या कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं। तो टीम नॉलेज अबाउट, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, हमारे प्रोसेस के अंदर हमारी टीम को नॉलेज होना चाहिए और नॉलेजेबल टीम हमारी कंपनी के अंदर होगी तो हम कंट्रोल प्लान को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम अपने प्रोसेस को उतने ही ज्यादा कंट्रोलेबल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड और वारंटी इशू, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारा कस्टमर बताता है कि ये कंप्लेंट रिसीव हुई है या ये हमारे फील्ड में फेलियर हुई है, ये वारंटी इशू है, तो हमें उसे नोट डाउन करके रखना चाहिए। वो हम जब भी अगला प्रोडक्ट बनाते हैं उसको उसका अंदर कंट्रोल डालते हैं ताकि अगली बार हमारा कस्टमर फील्ड फेलियर और वारंटी इशू से बच जाए, आगे उसको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेवल ऑफ कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान के 3 लेवल होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन। अब आप जानना चाहोगे प्रोटोटाइप क्या होता है, प्री लॉन्च क्या होता है।
और प्रोडक्शन क्या होता है, इसके 3 लेवल क्यों दिए हैं? 3 लेवल इसलिए दिए हैं, प्रोटोटाइप का मतलब है अगर हम न्यू पार्ट डेवलपमेंट की एक्टिविटी जिस बंदे ने की है उसे समझ में आ जाएगा प्रोटोटाइप और प्री लॉन्च का कितना महत्वपूर्ण है। प्रोटोटाइप का मतलब है हमारे पास कस्टमर ने ड्राइंग दी या हमने कोई डिजाइनिंग की पार्ट के रिगार्डिंग, तो प्रोटोटाइप का मतलब उसको हम पहले सैंपल के रूप में बना के देखते हैं कि इस पार्ट को हम बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे और किस किस प्रोसेस से बनाएंगे। प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो डायग्राम, इसका हम रफली प्रोसेस बना लेते हैं और उसके अंदर हम रफली जो जो कंट्रोल लगा सकते हैं हम उसको वो लगा देते हैं और सैंपल के रूप में 100% चेक करते हैं। इसमें हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं डिफाइन, सैंपल के रिगार्डिंग हम 100% चेक करते हैं। प्री लॉन्च के अंदर क्या होता है, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, ये एक महत्वपूर्ण है। ये सैंपल की एक्टिविटी के बाद पायलट लॉट से शुरू हो जाती है। पायलट लॉट के अंदर हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान का यूज करते हैं। प्री लॉन्च को बनाने के लिए हमें प्री लॉन्च के अंदर हमें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान का हमें जो जो इसमें टूलिंग यूज करी जाती है, टूलिंग को डिफाइन किया जाता है, गेजेस को डिफाइन कर लिया जाता है प्री लॉन्च के अंदर, उसमें बनाने की फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो जाती है। प्री लॉन्च को उन गेजेस को बनाने के बाद प्री लॉन्च को बनाया जाता है और उसके अंदर स्पेशल कंट्रोल को डिफाइन कर दिया जाता है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। इसकी प्री लॉन्च के अंदर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके हमारा पायलट लोड है जो कस्टमर को ट्रायल के लिए यूज किया जाता है। कस्टमर देखा जाता है कि ये पायलट लोड हमें फेलियर्स नहीं पैदा करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसको हमें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान जब बनाया जाता है और उसमें स्पेशल कंट्रोल को डिफाइन किया जाता है। प्रोडक्शन हमारा नॉर्मल, हम उसमें जब हमने देख लिया प्रोटोटाइप और प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान के बीच के बाद कोई प्रॉब्लम ना तो हम उसको प्रोडक्शन के लिए फ्रीज कर देते हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये सैंपल साइज ये वो है डिफाइन कर दिया जाता है उसमें। ये इसके द्वारा हम अपने पार्ट को कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छे हम रिवर्क और रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकते हैं, कस्टमर संतुष्ट रहेगा और कस्टमर से अप्रूव करा लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ ये है कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट। कंट्रोल प्लान के फॉर्मेट के अंदर जो हमें लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट है कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी का फॉर्मेट नंबर वगैरह, ये सब जो हमने आईएसओ फॉर्मेट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उसके हिसाब से दिया है। पहले मैंने डिफाइन कर दिया प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन, तो उसमें हमें पहले टिक लगाया जाता है कि हम किस लेवल पे हम कंट्रोल प्लान बना रहे हैं, किस टाइम पे हम कंट्रोल प्लान बना रहे हैं। न्यू पार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे हम प्री लॉन्च पे प्रोटोटाइप भी बनाते हैं, प्री लॉन्च भी बनाते हैं, प्रोडक्शन भी बनाते हैं। तो प्रोटोटाइप के अंदर हमें क्या क्या कंट्रोल्स करते हैं। अब आगे इसमें हम दें पार्ट नेम, पार्ट नंबर, की कॉन्टेक्ट और फोन नंबर। पार्ट नेम, पार्ट नंबर है हमें ड्राइंग से मिलती है, डिजाइनिंग से मिलती है। ड्राइंग में पार्ट नेम, पार्ट नंबर डिफाइन किया जाता है, उसके बिहाफ पे हम पार्ट नेम, पार्ट नंबर डालते हैं। की कॉन्टेक्ट मतलब इस कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए जैसे न्यू पार्ट डेवलपमेंट के टाइम में न्यू पार्ट डेवलपमेंट वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ध्यान रखता है इसके की कॉन्टेक्ट का, किससे हमें कॉन्टेक्ट करना है, कौन हमारा इससे बात, इसके बारे में हमें समझाएगा कंट्रोल प्लान को किस तरीके से बनाए। तो की कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर उसके आएंगे। और इसमें हम आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कोड, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल महत्वपूर्ण है हमारे इसमें क्या क्या हेडिंग्स है। ऑपरेशन नंबर और ऑपरेशन नेम डिस्क्रिप्शन। ऑपरेशन नंबर जैसे 10, 20, 30, 40 से हम शुरू करते हैं। 10 पे रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, कौन कौन से प्रोसेस से हम स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोसेस से प्रोसेस फ्लो डायग्राम के तहत और पीएफएमए के तहत जो प्रोसेस डिफाइन किए जाते हैं उसी के तहत हम इसमें स्टार्ट करते हैं, इसमें डालते हैं। तीसरा कॉलम है मशीन, डिवाइस, जिग, टूल, फिक्चर। इसमें हम डिफाइन करते हैं कौन से मशीन का यूज करते हैं, कौन से जिग, फिक्चर या टूलिंग का यूज करते हैं, किसका हमें इसमें जरूरत है, किस टूलिंग की हमें जरूरत है, किस मशीन की जरूरत है, तो हम इस कंट्रोल प्लान के अंदर डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर्स, मैंने बात करा था प्रोडक्ट के अंदर और प्रोसेस के अंदर किस किस पैरामीटर का यूज किया जाता है दोस्तों, तो किस किस प्रोडक्ट का और पैरामीटर्स का यूज करता है
मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे जब हम प्रोसेस में जाएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताना किस किस प्रोडक्ट का और पैरामीटर्स का इसमें यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक, ये है क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक कि हमारा कौन सी डायमेंशन कितनी क्रिटिकल है, मेजर है, माइनर है, तो जिससे हमें उसमें उसी हिसाब से कंट्रोल करने होंगे। अगर क्रिटिकल है जिसकी वजह से फिटमेंट में कस्टमर को इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम उस पर कंट्रोल सही नहीं लगाएंगे तो उसको हम उसी हिसाब से इसमें डिनोट करते हैं कि ये क्रिटिकल है, मेजर है, माइनर है। प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या चेक करना है, प्रोसेस के अंदर हमें क्या चेक करना है, उसे हमें लिखा जाता है प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। अभी हम आगे से ब्रीफ में समझेंगे प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या होता है। इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, मतलब हमने प्रोडक्ट प्रोसेस पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन डिफाइन की है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, किस मेथड से चेक कर सकते हैं, वो हमें प्रोसेस टेक्नोलॉजी में डिफाइन कर, इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में डिफाइन की जाएगी। लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं इसको। इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी का दोस्तों हमें इस प्रोसेस को चेक करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से चेक नहीं करेंगे तो इसमें रिजेक्शन आ सकती है, रिवर्क आ सकता है। तो हमें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, सिमिलर पार्ट के एक्सपीरियंस से भी पता चल जाता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी में इस पार्ट को चेक करना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी में कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर हमें किस फ्रीक्वेंसी में चीज़ों को रिक्वायर्ड करता है, तो हमें इसी फ्रीक्वेंसी में पार्ट को चेक करना चाहिए। इंस्पेक्शन साइज, इंस्पेक्शन साइज का मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन करी है उसमें कितनी क्वांटिटी में हमें चेक करना है, कितने पीस को चेक करना है, किस प्रोसेस कितने चेक करने चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये ठीक बना है। कंट्रोल मेथड, कंट्रोल मेथड का मतलब है कि हम इस पार्ट को बनाने के, जिस प्रोडक्ट प्रोसेस पैरामीटर को हम चेक कर रहे हैं तो वो किस जगह हमने रिकॉर्ड किया है, किस कागज में हमने लिखा है कि ये हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं और इसको डिनोट कर रहे हैं, और हम बता पाएंगे अपने कस्टमर को ये हमने इस तरीके से चेक किया है और इसमें ऐसे लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको चेक करने के लिए? ऑपरेटर, इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर। तो हम जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोसेस के हिसाब से हम उसमें डालेंगे। रिएक्शन प्लान, रिएक्शन प्लान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिएक्शन प्लान क्या होता है? रिएक्शन प्लान का मतलब है जिस प्रोसेस में हमें फेलियर है, जैसे ही प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती है तो हमें क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्या रिएक्शन की जरूरत है। यानी कि अगर सप्लायर से हमने मटेरियल खरीदा है, हमारी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, इंस्पेक्शन साइज के अनुसार हमें रिजेक्शन या रिवर्क मिलता है, तो हमें प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करना है परचेजर सप्लायर को, और उसे बुला के उसकी प्रॉब्लम को बताना है कि ये प्रॉब्लम है, तो देन ही विल टेक एक्शन। वो हमें बताएगा आगे से क्या एक्शन वो करेगा। दिस इज रिएक्शन प्लान, इसलिए जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब रॉ मटेरियल टेस्टिंग, फर्स्ट प्रोसेस रॉ मटेरियल टेस्टिंग। रॉ मटेरियल टेस्टिंग का अब हम बढ़ रहे हैं कैसे प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है। मैं अभी इसमें बात करूंगा, ये है रबर लाइन का एक्सट्रूजन का प्रोसेस। आपको अगर किसी और प्रोसेस में जानने की नॉलेज है, जरूरत है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके ही प्रोसेस के बारे में पूरा बता दूंगा। आप मुझे डॉक्यूमेंट, ड्राइंग्स वगैरह शेयर करें और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, और जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, आपको कंट्रोल प्लान बनाना सिखा सकता हूं। तो मेरे वीडियोस को देखते रहे और मुझसे आप बात कर सकते हैं और कंट्रोल प्लान बनाना सीख सकते हैं। फिर हम अपने प्रोसेस पे चलते हैं। 10 नंबर पहला प्रोसेस, रॉ मटेरियल टेस्टिंग। रॉ मटेरियल टेस्टिंग यानी कि रॉ मटेरियल हम शुरू का प्रोसेस है। हम किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए जरूरी क्या है, इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, फर्स्ट रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं,
या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल का सोर्स, किस सोर्स से हम परचेज करते हैं वो हमें डिफाइन होना चाहिए सप्लाई लिस्ट के अंदर। तो हम उसके बाद जब रॉ मटेरियल, तो हमारे एंड पर जब रॉ मटेरियल हम परचेज करते तो हमारा एंड जो हमारा क्या वर्क हो जाता है, हमारा वर्क होता है इनकमिंग इंस्पेक्शन। इनकमिंग इंस्पेक्शन के अंदर किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होना है, किस टूलिंग का यूज होना है, उस पार्ट को चेक करने के लिए, या कोई गेजेस का यूज होना है, तो हम इसमें मशीन, डिवाइस, जिग, टूल, फिक्चर में डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स। जो हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसके अंदर क्या चेक करना है। जैसे अगर हमने रॉ मटेरियल, अब मैं इसकी बात करूं, रॉ मटेरियल ये दाना शेप में आता है, तो हम रॉ मटेरियल के अंदर ग्रेड, किस मटेरियल का ग्रेड हमने मांगा है, किस मटेरियल के ग्रेड की जरूरत है, मटेरियल ग्रेड के अनुसार हम मटेरियल को चेक करेंगे। हमारे पास इसका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, थर्ड पार्टी करा नहीं सकते। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है रॉ मटेरियल को चेक करने के लिए तो थर्ड पार्टी टेस्ट कराएंगे, उसकी एमटीसी को देखेंगे, एमटीसी का स्टैंडर्ड को हम डिफाइन करेंगे। कंट्रोल मेथड के अंदर एमटीसी के स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है कंट्रोल प्लान को चेक करने के लिए, कंट्रोल प्लान उसमें ग्रेड को चेक करने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी, ताकि हम कस्टमर को कॉन्फिडेंस दे सकें कि हमारा ये ग्रेड, हमने जो मटेरियल खरीदा है ये ठीक होगा। हम इसे लॉट वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टरली वाइज भी चेक कर लेते हैं, 6 मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। और कस्टमर को कॉन्फिडेंस देने के लिए हम अपना, अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है चेक करने का कि इसको वेरीफाई करने के लिए ये मटेरियल यही है, यही मटेरियल ग्रेड का है, तो हम या फिर कोई स्टैंडर्ड हम बना दें कि एमटीसी को वेरीफाई करने के लिए कि ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक मांगी है, ये केमिकल कंपोजिशन मांगी है, तो उसके बिहाफ पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर हम थर्ड पार्टी में मटेरियल भेज देंगे, वो चेक करके लैब के अंदर हमें देगा, तो उसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे ये हमारा प्रोसेस मटेरियल ग्रेड ठीक है। उसके अंदर क्या, मटेरियल के अंदर जैसे इंस्ट्रूमेंट रहा, रबड़ के अंदर है, हम रबड़ को बटन बना के, स्लैब बटन बना के हम चेक कर सकते हैं क्या हार्डनेस है, क्या उसमें टेंसल है, क्या इलोंगेशन है, वो हम इंटरनल लैब में भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो पहले इनपुट हमें पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल ओके है और रिजेक्ट है। तो इसी आपको समझ में आया, रॉ मटेरियल के अंदर हमें पहले किस इंस्ट्रूमेंट मटेरियल को परचेज करने के बाद हमें इनकमिंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड बनाता है। इनकमिंग इंस्पेक्शन में हमें इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है कि हमें इसमें क्या क्या चेक करना है, इस प्रोडक्ट, इस रॉ मटेरियल के अंदर स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, उसमें डिफाइन कर देते हैं उस रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, और हमारा कंट्रोल प्लान मैच होना चाहिए। कंट्रोल प्लान में भी हम लिखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट पैरामीटर्स हम चेक करते हैं, मटेरियल ग्रेड, हार्डनेस, टेंसाइल इलोंगेशन, अपीयरेंस। मैंने 4-5 इस प्रोडक्ट के अंदर यही चेक होते हैं, तो मैंने ये चेक करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स में कुछ और चेक होते हैं तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा क्या क्या चेक हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। मुझे अबाउट नॉलेज है मशीनिंग की भी, प्रेस शॉप की भी, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इजीली मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि नहीं तो आप अपनी सीएफटी टीम के साथ बैठ के डिस्कशन करें कि इस मटेरियल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड प्रोसेस है एक्सट्रूजन, ट्यूब एक्सट्रूजन। इसमें डाला है एक्सट्रूडर। इसमें मशीन कौन सी यूज होती है, एक्सट्रूडर मशीन। इसके हमने प्रोसेस पैरामीटर डिफाइन किया, टेम्परेचर जोन 1, टेम्परेचर जोन 2, टेम्परेचर जोन 3, टेम्परेचर जोन 4, टेम्परेचर जोन 5। ये प्रोसेस पैरामीटर्स हैं। प्रोसेस पैरामीटर्स का मतलब मशीन हमारे कितने कितने टेम्परेचर पर चल रही है ताकि प्रोडक्ट हमारा सही निकल के आए। अगर हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा तो प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट जनरेट होना शुरू होगा। तो हम प्रोडक्ट को, ये प्रोसेस पैरामीटर डेवलपमेंट, न्यू पार्ट डेवलपमेंट के एक्टिविटी के टाइम पर प्रोसेस पैरामीटर को डेवलप कर लेते हैं और उसे डिफाइन कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं कि इतने प्रोसेस पैरामीटर पे हमें पार्ट्स को चलाना है ताकि डिफेक्ट जनरेट ना हो। इसलिए कहा गया है कि सिमिलर पार्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, लेसन लर्न फ्रॉम सिमिलर पार्ट। तो सिमिलर पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम भी चलाते उसमें देख लेंगे कि इस टेम्परेचर को, जो इस पार्ट को जब हम डेवलप कर रहे हैं
जब हम कंट्रोल प्लान बनाए तो हम इसको वैलिडेट करते हैं कि इस टेम्परेचर पे चलना है, इस टेम्परेचर पे हम पीछे सिमिलर पार्ट को मास्टर बना के हमने अपने टेम्परेचर डिफाइन करते हैं और उसके बाद इसको वैलिडेट करते हैं कि ये टेम्परेचर, जैसे मैंने इसमें लिखा है 160 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको वैलिडेट करेंगे कि 160 प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में हमारा पार्ट ओके आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो ये ट्यूब है, इनर डाया और आउटर डाया इसमें चेक होगा। ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर इनर डाया और आउटर डाया ही चेक होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर प्रोडक्ट पैरामीटर हो गए, प्रोडक्ट है, ट्यूब प्रोडक्ट है। प्रोसेस पैरामीटर इसके मशीन के टेम्परेचर, क्या क्या टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर कितने कंट्रोल होने चाहिए। और इसी तरीके से इनर डाया और आउटर डाया, इसमें मैंने प्रोडक्ट और प्रोसेस मैटर पैरामीटर दोनों लिखे हुए हैं। तो ये मशीनिंग इसी प्रोसेस से पार्ट को फाइनल किया जा सकता है। तो ये मेन प्रोसेस है, मतलब क्रिटिकल प्रोसेस है इसका। अगर ये सही नहीं होगा तो हमारा पार्ट ओके नहीं निकल सकता, यहीं से पार्ट बनता है। तो इसमें हमने प्रोसेस और प्रोडक्ट पैरामीटर दोनों को स्पेसिफिकेशन वाले कॉलम में डाल दिया कि कितने होने चाहिए। उसके आगे हमें किस तरीके से चेक करना, किस तरीके से पता चल जाएगा ये ओके है। डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर, प्लग गेज, डीवीसी। और उसके बाद देखोगे आप, मैंने सर फ्रीक्वेंसी लिखी है, किस फ्रीक्वेंसी में हमें पार्ट को चेक करना है। 1 हर्ट्ज, 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी में हमें पार्ट को चेक करना है ताकि हमारा पार्ट ओके बने। हमें पता चलता रहा हमारा पार्ट ओके चल रहा है। अगर 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी में हम चेक कर रहे हैं पार्ट ओके, तो हमारा बीच का पार्ट ओके ही मिलेगा। इसमें लिखा है वंस 1 हॉर्स वंस, मतलब 1 घंटे में एक बार हमें प्रोसेस पैरामीटर्स को चेक करना है। 1 हॉर्स 1 पीस को, अगर प्रोडक्ट को चेक करना है तो 1 पीस 1 घंटे में। यह हमारे साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों डिफाइन कर दिए हैं। अब है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कंट्रोल मेथड। कंट्रोल इसमें क्या बनेगा, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन और सेटिंग अप्रूवल। जब हम सेटिंग देते हैं तो सेटिंग अप्रूवल, सेटअप अप्रूवल पार्ट को रखा जाता है और इसमें डिफाइन किया जाता है सेटिंग अप्रूवल पार्ट। सेटिंग क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको ओके करता है, ये सेटिंग ओके। देन इसके बाद इन प्रोसेस इंस्पेक्शन पैरामीटर्स में हर घंटे की फ्रीक्वेंसी में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको कौन चेक करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 1-1 घंटे में चेक करना है, 1-1 पीस को या 1-1 बार चेक करना है। इसका रिएक्शन प्लान क्या होगा, अगर हमें इंस्पेक्टर को बीच में पार्ट नॉट ओके मिलता है तो मशीन को रुकवा देगा। स्टॉप द मशीन एंड इन्फॉर्म द प्रोडक्शन इंजीनियर एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ही विल करेक्ट, वो करेक्ट करेगा प्रोसेस को और चेक करेगा दोबारा कि पार्ट ओके होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रोसेस है कटिंग स्लीव मशीन। कटिंग का मतलब है जब हमने ट्यूब बनाई, लंबी ट्यूब निकल के आती है तो उसको काटना, तो कटिंग स्लीव मशीन का यूज करते हैं। उसके अंदर जैसे हमने ट्यूब बनाया उसमें एक लेंथ ऑब्जर्व चेक करते हैं। ड्राइंग के अंदर लेंथ दे रखी है, तो लेंथ मैंने ये देखा प्रोसेस, पहले प्रोसेस में हम क्या रॉ मटेरियल में क्या चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सट्रूजन में क्या चेक करेंगे, फिर लास्ट थर्ड में मैंने बताया कटिंग के अंदर हम लेंथ को चेक करेंगे। एक्सट्रूजन के अंदर हम लेंथ को चेक नहीं कर सकते क्योंकि हम एक रोल शेप में लंबी बन रहा है। तो कटिंग जब हम करते हैं तो हम उसको लेंथ को चेक करते हैं। ऐसे ही मशीनिंग में शेयरिंग में लेंथ को चेक करते हैं। शेयरिंग प्रोसेस के अंदर लेंथ को चेक करते हैं, जो हमें साइज चाहिए, जो हम उसमें शेयरिंग, इसमें हम लेंथ का साइज लिख दें कि ये इतना चेक करना है। तो एक्सट्रूजन आईडी ओडी और लेंथ हमने इस प्रोसेस में चेक कर लिया। इसमें अपीयरेंस, लेंथ के अंदर क्या अपीयरेंस आ सकते हैं, टेपर कटिंग आ सकती है, डेंट वगैरह, यहीं पर हम विजुअल और डिफेक्ट को चेक किया जा सकता है। उसके बाद है इसमें बेंडिंग का ऑपरेशन भी होता है। इस पार्ट को बेंड किया जाता है एज पर ड्राइंग्स। तो बेंड के अंदर जो बेंडिंग साइज हमने डिफाइन किए, इसमें प्रोसेस पैरामीटर है और इसका टूल गेज बना रखा, रिसीविंग गेज, तो उसके अनुसार हम इसको चेक कर लेते हैं। एंड कटिंग लेंथ, बेंडिंग के बाद इसके बाद हम एंड कटिंग लेंथ, जो हमें लेंथ चाहिए उसके बाद उस प्रोसेस के अंदर लेंथ, मतलब इसके अंदर ट्यूब एक्सट्रूजन, कटिंग, बेंडिंग, एंड कटिंग, ये तीनों मशीनिंग प्रोसेस हैं। इसके अंदर हम मशीन्स को यूज किया जाता है। तो इस पार्ट को, इन 3 प्रोसेस को, उसके बाद क्लीनिंग, पार्ट को क्लीन किया जाता है। एंड प्रिंटिंग मशीन का, प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन का यूज किया जाता है। इसी के साथ मशीन के प्रोसेस खत्म होते हैं। एक्सट्रूजन, कटिंग, बेंडिंग, फिर एंड कटिंग, 4 प्रोसेस है। एक्सट्रूजन, पार्ट को निकाला, फिर कटिंग किया, देन उसके बाद बेंड किया। बेंड करने के बाद जो फाइनल लेंथ उनको चाहिए ड्राइंग के अनुसार,
उसको काटा। तो जो पहले लेंथ हमने कटिंग किया था वो उसके बेंडिंग के अनुसार हमने एक लेंथ को डिफाइन किया कि बेंड करने के बाद ये लेंथ इतनी आएगी, इतनी लेंथ हमें चाहिए। उसके बाद बेंडिंग के बाद ये लेंथ एक्स्ट्रा बचेगी, उसको हमें एंड कटिंग में काटेंगे। इस तरीके से हम प्रोसेस पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है। सीएफटी टीम बैठ के यही डिफाइन करती है कि किस तरीके से हमें पार्ट को डिफाइन किया जाता है। तो अब है लास्ट प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। पार्ट को डिस्पैच करने से पहले चेक करना, कहीं हम फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं गेजेस का यूज करके 100% पार्ट्स को चेक करते हैं। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड डिस्पैच। देन प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में अगर हमें पार्ट ओके मिल जाता है, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में हमने क्रिटिकल पैरामीटर्स और कुछ ऐसा पैरामीटर जो फिटमेंट फंक्शन में दिक्कत करते हैं उन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। और इसको चेक किस फ्रीक्वेंसी में करना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एज पर सैंपलिंग प्लान। तो दोस्तों सैंपलिंग प्लान के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे सैंपलिंग प्लान को कैसे बनाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, हर कस्टमर मांगना चाहता है कि आप पार्ट्स को कैसे चेक करते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी में चेक करते हो। अगर हमें पार्ट भेज रहे हो आप, फिर डिस्पैच इंस्पेक्शन होता है, डिस्पैच से कस्टमर के पास जाना, क्वालिटी गेट कहते हैं, क्वालिटी गेट कस्टमर के पास से जाने से पहले पार्ट को चेक करना है। तो इट्स इंपॉर्टेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए ताकि कस्टमर खुश रहे, कस्टमर के पास कोई पार्ट रिजेक्ट ना मिले। कस्टमर खुश तो हम खुश, कस्टमर ग्राहक अगर ग्राहक खुश तो हम खुश, हमारा धंधा चल रहा, हमारा काम चल रहा है। अगर कस्टमर खुश नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लान बनाने का क्या बेनिफिट, कस्टमर अगर हमने सही तरीके से माल को नहीं दिया तो हम दोस्तों इस कंट्रोल प्लान के माध्यम से आप देखोगे कि हमने रॉ मटेरियल से शुरू किया था और डिस्पैच पे आगे कस्टमर पे पहुंचने वाले हैं। अभी तक आप पैकिंग किया, उसके बाद पैकिंग, जब हमारा पार्ट हमने देख लिया डिस्पैच से पहले की पार्ट ओके है, हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ओके है, देन हमने इसको पैक किया और डिस्पैच के लिए भेज दिया पैकिंग स्टोर पे डिस्पैच एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट हम इसको डिस्पैच कर देंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में या मैं अपने प्रोफेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ऑनलाइन प्रोडक्शन एनालिसिस दोस्तों क्या होता है, हम हमारा प्रोडक्शन जो सुपरवाइजर हमने रखा होता है वो राइटिंग में रजिस्टर में ऑनलाइन रजिस्टर में प्रोडक्शन लिखता है कि डेली इस मशीन पे ये चला। ऑपरेटर कम बता देगा तो उसको चेक करने के लिए उसको महत्व वो करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोडक्शन का मतलब है कि हम इसके अंदर हम उसको ऑपरेटर को या सुपरवाइजर को फॉर्म देंगे और वो डाटा फॉर्म जिससे वो डाटा चढ़ा पाएगा। हॉर्ली वाइज भी चढ़ा सकता है, डे वाइज भी चढ़ा सकता है, जैसे कंपनी को रिक्वायर्ड है। अब रजिस्टर में क्या होता था, रजिस्टर में चढ़ाता था, फिर शाम को अगर किस सुपरवाइजर को या ऑनर्स को या मैनेजमेंट को 1 महीने के बाद चेक करना है तो वो मुश्किल है, चेक नहीं कर सकता कितनी हमने प्रोडक्शन किस प्रोसेस में निकाली, किस पार्ट में निकाली, किस प्रोसेस के अंदर कितनी प्रोडक्शन हमने यूज करी। तो डिफिकल्ट है, उसके लिए हमें बैठ के अलग से एक टाइम लगाना पड़ता है कि इतनी पार्ट निकाली, तो उससे हमें पता चलता है। लेकिन मैंने सर इसको इजी कर दिया, मैंने ऑपरेशन फॉर्म दे दिया, फॉर्म भरता है वो, हमें वो एक्सेल में एक शीट मिल जाती है, एक्सेल के अंदर वो डाटा चढ़ता जाता है। फॉर्म इतना इजी है कि कोई भी ऑपरेटर अगर वो फोन चलाना जानता है, पढ़ना जानता है, 5वीं तक पढ़ा है, उसको पता है पार्ट नेम पार्ट नंबर क्या है, सिर्फ टिक करना है, टिक के ऑप्शन दे रखे टिक करने के, तो वो इजी से भर सकता है। देन हमें डाटा एक्चुअल मिल जाएगा। एक्चुअल डाटा के बेस पे मैं आपको मेल के ऊपर आपको डेली बेसिस, वीकली बेसिस रिपोर्ट कर सकता हूं कि हमारा इस प्रोसेस का, इस पार्ट का इतना प्रोडक्शन निकला है, उसके अंदर इतना रिजेक्शन निकल रहा है, हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी हम चेक कर सकते हैं, और क्या फ्रीक्वेंसी में हमें कितना लॉस हो रहा है, हमारा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता सकता हूं इस ऑनलाइन प्रोडक्शन एनालिसिस के बेस पे। तो दोस्तों जरूर आप इसको देखें। अगर किसी को नीड है ऑनलाइन प्रोडक्शन तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नाम बीरबल बघेल, 9136163059 मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो जैसे ही अगर आपको जरूरत है तो मुझे आप जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, ऑनलाइन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और
मैंने देखा कि हर कंपनी के अंदर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट हर 2 घंटे में भर रहे हैं, टाइम लग रहा है किसी के अंदर जा। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी ऑनलाइन डाटा सिस्टमेटिक मिलेगा। रिटेंशन रिटेंशन पीरियड, आपको पता है रिटेंशन पीरियड कब तक हमें डाटा रखना है? फाइलें मोटी हो जाती हैं, रखने की जगह नहीं है कंपनी में स्टोरेज। अब तो चेक शीटों के ऑडिट चेक शीट के अंदर आ जाता है रिटेंशन पीरियड, कब तक आप रख रहे हो, और वो चेक कर लेते हैं कि दिखाओ। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपको पिक्टोरियल आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा, कस्टमर इंप्रेसिव होगा, ग्राफ के रूप में भी मिल सकता है, टाइम के बेस पर। और इसे कस्टमर चैलेंज भी नहीं कर सकता कि आपने भरा नहीं है चेक करके, क्योंकि हर 2 घंटे की फ्रीक्वेंसी में पार्ट चेक होगा। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन डाटा रिकॉर्ड शीट। थैंक यू दोस्तों, आज इस चैनल को हम कंट्रोल प्लान को खत्म करते हैं इसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।